सुप्रीम कोर्ट अचानक क्यों जागा? सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर के पीछे क्या है? आमतौर पे पूछते नहीं है हम सवाल, लेकिन ये बहुत विचित्र ऑर्डर है, बहुत विचित्र हियरिंग हुई। इसके बारे में पूछना होगा कि ये ऑर्डर के पीछे क्या था। बहुत कुछ था इस ऑर्डर के पीछे, एक लंबी कहानी है, पूरी कहानी नहीं, लेकिन कुछ हिस्से उसके मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, इस ऑर्डर को रोकने के लिए आज क्या कुछ कोर्ट के अंदर खेल हुए, थोड़ी सी झलक। आज इस देश के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल के बाद होते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार का केवल वकील नहीं होता, सॉलिसिटर जनरल ने आज क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले से रोकने के लिए कहा कि ये सब काम तो हमने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एविडेंस कैसे आ रहा है? कहा कि ये तो लोग झूठ बोल रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है कोर्ट के अंदर। क्या क्या रंग बिरंगे एक्सप्रेशन यूज किए कि साहब ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, पता नहीं कैसी बातें चलाते हैं, ये तो वल्चर्स हैं। वल्चर हम जैसे लोगों के बारे में शायद इशारा कर रहे थे कि ये तो गिद्ध लोग हैं, सिर्फ लोगों की लाशें दिखाना इनका काम है, कोई समस्या है नहीं, सरकार सारी चीजें हैंडल कर रही है। अब बताइए, बड़ी चीज के अंदर एक आधी छोटी मोटी ऑर्डर का महत्व क्या है? इससे क्या फायदा होगा? क्या हम मजदूरों की जो स्थिति देख रहे हैं, जो उनकी रोज तस्वीरें आ रही हैं, क्या वो इससे रुक जाएंगी? क्या उन्हें कोई राहत मिलेगी? क्या ये आदेश पर्याप्त है? इस आदेश की क्रियान्वयन कैसे होगा? ये सब बातें हम सबके मन में होगी। जो तस्वीरें देखते हैं, विचलित होते हैं, बुरा लगता है। कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया है, एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है। वो आदेश जिसकी 2 महीने से प्रतीक्षा थी देश को, वो आदेश आया है। और वो आदेश आते ही हमने कहा कि कम से कम इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ एक विषय पे चर्चा। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आज दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग शुरू हुई उस मामले की जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान लेता है किसी मामले का। तो सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा था कि हम अपने आप इस मामले का, यानी कि 26 तारीख को बोला था कि हम इस मामले का अपने आप संज्ञान लेते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं और हम इसके बारे में सुनवाई करेंगे। आज आफ्टरनून में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और क्या क्या हुआ उस सुनवाई के अंदर, पूरा किस्सा मैं आपको नहीं बता सकता, वो आप अखबार में पढ़ेंगे, बाकी जगह जाके पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हुआ वो सुनने लायक है। एक ऐतिहासिक जजमेंट और एक ऐतिहासिक सुनवाई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का महत्व क्या है, इससे क्या फायदा होगा? क्या हम मजदूरों की जो स्थिति देख रहे हैं, जो उनकी रोज तस्वीरें आ रही हैं, क्या वो इससे रुक जाएंगी? क्या उन्हें कोई राहत मिलेगी? क्या ये आदेश पर्याप्त है? इस आदेश की क्रियान्वयन कैसे होगा? ये सब बातें हम सबके मन में होगी। जो तस्वीरें देखते हैं, विचलित होते हैं, बुरा लगता है। तो हम सब के लिए पहला सवाल, बड़ा सवाल ये कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राहत मिलेगी? क्या मजदूरों की जो व्यथा कथा है, क्या इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आजाद भारत का ये जो सबसे शर्मनाक एपिसोड हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, क्या वो रुकेगा? लेकिन सवाल एक और भी होता है, सुप्रीम कोर्ट अचानक क्यों जागा? सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर के पीछे क्या है? आमतौर पे पूछते नहीं है हम सवाल, लेकिन ये बहुत विचित्र ऑर्डर है, बहुत विचित्र हियरिंग हुई। इसके बारे में पूछना होगा कि ये ऑर्डर के पीछे क्या था। बहुत कुछ था इस ऑर्डर के पीछे, एक लंबी कहानी है, पूरी कहानी नहीं, लेकिन कुछ हिस्से उसके मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, इस ऑर्डर को रोकने के लिए आज क्या कुछ कोर्ट के अंदर खेल हुए, थोड़ी सी झलक आपको उसकी भी दूंगा। हमेशा की तरह एक बात आपको शुरुआत में कह दूं, आज तक केसेस क्या हुए? आज सुबह तक, अब हम कल तक हम 1.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके थे। 1,58,333 आज सुबह तक के केसेस हैं। 1,58,333 केसेस इन ऑल। अब तक आज सुबह से हम 5,657 केसेस ऐड कर चुके हैं। 5,657 केसेस सिंस दिस मॉर्निंग। ये पूरे 24 घंटे का हिसाब नहीं है, अभी 24 घंटे का हिसाब होगा। रात की जो 10 बजे तक रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा। अमूमन हर दिन 6-7 हजार के बीच में केसेस चल रहे हैं
और वही ट्रेंड अभी भी कायम है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, इस महीने के आखिर तक हम अंदाजन 1.25 लाख तक पहुंचेंगे। और अगर ये हर 15 दिन में रेप्लिकेट होता है, दुगना होता जाता है, और अगर जुलाई तक ये ट्रेंड चलता है, जो कि अब सरकार मान रही है कि हाँ ऐसा ही कुछ होना है, 2 महीने तो अब चलने वाला मामला है, तो जुलाई के अंत तक हम 25 से 30 लाख के बीच में कहीं जाके पहुंचेंगे अगर ये ट्रेंड जारी है। तो एक नाजुक स्थिति है। और इस नाजुक स्थिति के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई। हियरिंग के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। आदेश ही है, अच्छे आदेश है। वो आदेश आपको याद होगा, पहले दिन से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और वही गाजियाबाद यूपी बॉर्डर के ऊपर लोग आने शुरू हुए, तभी से हमने कहना शुरू किया था कि अब ट्रेन चलाइए, लोगों को भेजिए। हमने तो ये कहा था कि दरअसल लॉकडाउन का ऑर्डर आने से पहले आप 4 दिन दे देते, ट्रेन चला देते, एडिशनल ट्रेन चला देते, लोगों को कहते भाई जिसने जाना है गांव चले जाइए। उस वक्त खतरा नहीं था, उस वक्त पूरे देश में सिर्फ 500 केसेस थे, तब नहीं हुआ। उसके बाद गाजियाबाद में जब लोग पहुंचे, फिर हमने मांग की कि नहीं ट्रेन चले, ट्रेन नहीं चलाई गई, कुछ बसेस चलाई गई और सरकार ने ऑर्डर किया इनको आगे से कभी नहीं चलने देना, इनको रोको, रोकने के ऑर्डर हो गए। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, टीवी से इमेजेस गायब हो गए। टीवी से इमेजेस गायब हो गए तो हम सब ने सोचा कि हो नहीं रहा, हो रहा था, माइग्रेंट्स चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, लेकिन टीवी पे खबर नहीं आ रही थी। उसके बाद ये खबरें 1 मई के बाद दोबारा आनी शुरू हुई। सरकार ने कहा हाँ अब हम ट्रेन चलाएंगे। और ट्रेन चलाने के बाद क्या कुछ ड्रामा हुआ आप सबको पता है। पहले कहा गया ट्रेन चलाएंगे लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड ट्रेन चलाएंगे। 2 दिन बाद सरकार का ऑर्डर आया, रिटर्न ऑर्डर आया, हम भूल जाते हैं। ऑर्डर था कि ये श्रमिक ट्रेन एक्चुअली श्रमिकों के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ वो लोग जो बाई चांस बीच में फंस गए थे, सिर्फ उन लोगों के लिए है। और जो लोग नॉर्मली कहीं रहते हैं, यानी कि जो मजदूर दिल्ली में रह के दिल्ली में मजदूरी करता है, उसके लिए नहीं है। जो बाई चांस दिल्ली में, गुड़गांव में कहीं 5 दिन के लिए फंस गया था, सिर्फ वो जा सकता है, बाकी को नहीं जाने देना, ये ऑर्डर आया था। उसके बाद लोग और जाने शुरू हुए। कर्नाटका सरकार ने रोकने का ऑर्डर किया था। कर्नाटका सरकार ने कहा नहीं मजदूर चले जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे, रेल रोको, रेल को कैंसिल कर दिया था। हम सब लोगों ने बहुत उसके बाद प्रोटेस्ट किया, तब जाके रेल चली थी। ये सारा नाटक हुआ। फिर हुआ कि इसका पैसा कौन देगा, मजदूरों ने अपनी जेब से पैसा दिया। जो अपने घर पैसा भेजते थे उन्होंने अपने घर से मंगवा के पैसा दिया। आज तक वो सिलसिला जारी था। और खेल ये था, राज्य सरकार कितना दे, केंद्र सरकार कितना दे। केंद्र सरकार तो 85% दे रही है, हम और दे नहीं सकते। ये सब खेल हुए। उसके बाद जब ट्रेन चलेगी तो उसमें क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। पिछले 5-7 दिन से रोज ये किस्से आ रहे हैं देश में। अब तक 9 लोग, कल रात को रेलवे ने ऑफिशियली माना कि हाँ 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये सब किस्से अभी तक देश के अंदर हुए। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। हम क्या मांग कर रहे थे, हमने कहा था कि सिंपल होना चाहिए। ये जो 7 पॉइंट का फॉर्मूला जो मैं आपको बताता रहता हूं, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं, सरकार से कहा था ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जानी ही नहीं चाहिए, सरकार को फैसला करना चाहिए। हमने कहा था कि 10 दिन के भीतर भीतर सब मजदूरों को, जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहता ना जाए, जो जाना चाहता है उसे 10 दिन के अंदर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार ले। जो इंटरस्टेट ट्रेन और बस हैं उनको चलाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार ले, उसका पैसा केंद्र सरकार दे। और एक बार जब वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए, बड़े बस अड्डे पे पहुंच गए, उसके बाद गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार ले ले। जो लोग सड़क पे हैं उनको ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाया जाए, उनको खाना दिया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। ये सब बातें हमने कही थी और कहा था इसके लिए जरूरत है प्राइवेट व्हीकल लीजिए, आर्मी का इस्तेमाल कीजिए। क्या कहा गया, ये बातें संभव नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर में 6 मुख्य बिंदु। पहला बिंदु कहता है जो मजदूर जाने वाले हैं उनसे ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा। जो बात हम पिछले कई दिन से कह रहे हैं, किराया मत लीजिए। और
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किराया राज्य सरकार देगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पे क्यों जिम्मेवारी डाली, मैं तो समझता नहीं। केंद्र सरकार का काम होना चाहिए, ट्रेन केंद्र सरकार चलाती है और ये सब सरकार के देश के नागरिक हैं। पर चलिए, राज्य सरकार दे, केंद्र सरकार दे, पर कम से कम सरकार दे। मजदूर की जेब से पैसा नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। दूसरा जो बात कही जानी चाहिए थी कि जिस राज्य से शुरू हो, शुरुआत में उनको खाना और पानी देने का काम राज्य सरकार का है, और एक बार ट्रेन पे चढ़ गए तो ट्रेन के अंदर उनको खाना और पानी देना दोनों की जिम्मेवारी रेलवे की है। सामान्य सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहनी पड़े। और रेल इतने दिन से कह रही है हम तो करेंगे, और हमारे को खबर क्या मिल रही है, लोग टॉयलेट से पानी पी रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, स्टेशन के ऊपर आके झपट के लूट रहे हैं बॉटल्स को, और उस सब के बावजूद भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं। ये सब खबर आ रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर आया है कि ये नहीं होगा। तीसरा, जो माइग्रेंट वर्कर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टेशन पहुंच गए, पता लगा 2 दिन बाद ट्रेन चलेगी, आपको किसी ने खबर दे दिया, आप भागे भागे वहां पहुंचे, ट्रेन मिली नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का तीसरा आदेश है कि जो माइग्रेंट वर्कर इंतजार कर रहे हैं उनको खाना देने की जिम्मेवारी सरकार की होगी, और उनको पूरी सूचना दी जाएगी कि आपकी ट्रेन कब है। ट्रेन 4 दिन बाद जाएगी, 5 दिन बाद जाएगी, परसों जाएगी, आपका नंबर है नहीं है। इतना कंफ्यूजन है, आप दिल्ली के अंदर घूम के देख लीजिए। बैठे रहते हैं लोग लंबे लंबे, सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं, रात 8 बजे पता लगता है कि हाँ आपको अभी रुकने की टाइम मिलेगा, ट्रेन कब आएगी अभी कह नहीं सकते आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कम से कम उनकी देखभाल करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। चौथा बड़ा आदेश, जो माइग्रेंट वर्कर सड़कों पे अभी चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, रोज मैं उसकी पिक्चर ट्वीट करता रहता हूं, बताता रहता हूं, जो भी माइग्रेंट वर्कर सड़क पे चल रहे हैं, चलने को मजबूर हैं, उनकी जिम्मेवारी, उनको तुरंत शेल्टर दिया जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा, तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी। एक और बात कोर्ट जोड़ सकता था, पता नहीं क्यों जोड़ा नहीं, कह सकते थे कि उन्हें तत्काल नजदीक के रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाएगा या बस स्टैंड तक ले जाएगा जहां से उनको बस या ट्रेन मिल जाएगी। ये काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। छोटी बिंदु है, रह गया होगा, कई बार ऑर्डर के अंदर छोटी चीजें रह जाती हैं। मामला बड़ा है, छोटा नहीं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इम्प्लिसिट है कि आप उनको सड़क पे जब रोक के बैठाएंगे, खाली बैठा के रखेंगे नहीं, उनको स्टेशन तक पहुंचा देंगे। 5वां ऑर्डर है कि सरकार, केंद्र सरकार इसकी पूरी सूचना देगी कितने मजदूर जाने का इंतजार कर रहे हैं, कितने मजदूर है, कितनों का नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे होगा, इसकी सारी की जाएगी, वेबसाइट की जाएगी। वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने देखा अभी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वेबसाइट वगैरह भी जान गए हैं, ढूंढ लेते हैं, ये कुछ सूचना मिलती नहीं है। तो उम्मीद करनी चाहिए, इससे हमें पहली बार पता तो लगेगा। अब तक पता भी नहीं है कि कुल मिला के राज्यों में कितने मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि हम पहुंचना चाहते हैं। तो अच्छा आदेश है, इससे सूचना मिलेगी, फायदा होगा। और 6वां, जब भी राज्य सरकारें कभी भी रिक्वेस्ट करेंगी कि हमें ट्रेन चाहिए, तो रेलवे उनको ट्रेन उपलब्ध करवाएगा। 6वां आदेश, जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार तो कह रही है भाई हम तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप एक्चुअली कर नहीं रहे हो, आप हमारी आंख में धूल झोंक रहे हो। सरकार को सुप्रीम कोर्ट को कहने पे मजबूर होना पड़ा। पता है इसमें क्या कुछ हुआ खेल, आप कल अखबार में विस्तार से पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, कहा कि भाई हम स्वयं अपने विवेक से इस केस को सुनेंगे, और कई संगठनों के प्रतिनिधि जो कि माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ से हैं, वो लोग वहां गए, कहा कि हमारी बात भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। कोलिन गोंजाल्वेस वहां थे, इंदिरा जयसिंह वहां थी, कपिल सिब्बल वहां थे, और भी कई बड़े वकील वहां मौजूद थे। उन वकीलों ने माइग्रेंट वर्कर्स की बात सरकार के कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने सुनी, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां थे तुषार मेहता जी, जो सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल का क्या काम होता है
किसी बड़े केस में जाके सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करना। और जब पीआईएल होता है, पीआईएल किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं है, तकनीकी भाषा में कहें तो एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं होता, मैं बनाम किसी और के नहीं होता। और इस तरह की लिटिगेशन में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये दो लोगों के बीच में झगड़ा नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर एक रास्ता बनाना है। तो सरकारी वकील भी उसके अंदर सुझाव देता है, हाँ ऐसे कर सकते हैं। जिस पार्टी ने पीआईएल दिया है वो भी सुझाव देती है, हाँ जी इसको इस तरह से सुलझा सकते हैं। दोनों मिलकर सहयोग दे के करते हैं, यही पीआईएल की स्पिरिट है। लेकिन आज इस देश के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल के बाद होते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार का केवल वकील नहीं होता, सॉलिसिटर जनरल ने आज क्या किया, हर इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले से रोकने के लिए। कहा कि ये सब काम तो हमने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एविडेंस कैसे आ रहा है। कहा कि ये तो लोग झूठ बोल रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है कोर्ट के अंदर। क्या क्या रंग बिरंगे एक्सप्रेशन यूज किए कि साहब ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, पता नहीं कैसी बातें चलाते हैं, ये तो वल्चर्स हैं। वल्चर हम जैसे लोगों के बारे में शायद इशारा कर रहे थे कि ये तो गिद्ध लोग हैं, सिर्फ लोगों की लाशें दिखाना इनका काम है, कोई समस्या है नहीं, सरकार सारी चीजें हैंडल कर रही है। अब बताइए बड़ी चीज के अंदर एक आधी छोटी मोटी गलती तो हो जाती है। पता लगा 40 ट्रेन गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच में खड़े कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, इस तरह की चीजें कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मजदूर हैं सड़क पे हैं, इनको पानी दे देना चाहिए, इनको आश्रय दे देना चाहिए। कोर्ट ये डिक्टेट कर रहा था ऑर्डर। सॉलिसिटर जनरल ने कहा ना 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 ना, आप अगर ऐसा आदेश देंगे तो आप तो लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा करने पे तो और लोग सड़क पे आ जाएंगे, कृपया ऐसा आदेश न दीजिए। आप सोचिए, सरकार का प्रतिनिधि, और ये जवाब अब तुषार मेहता से नहीं मांगा जाना चाहिए, क्योंकि तुषार मेहता वहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे थे, इसलिए ये जवाब अब पीयूष गोयल से मांगा जाना चाहिए। ये जवाब नरेंद्र मोदी जी से मांगा जाना चाहिए कि आप ये बुलवा रहे थे कोर्ट में, आप कोर्ट में कहलवा रहे थे कि जो इंसान सड़क पे चल रहा है, किस किस अवस्था में चल रहा है हमने देखा था, उसको पानी नहीं देना चाहिए, उसको आश्रय नहीं देना चाहिए, दे देंगे तो समस्या हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि भाई चीज ठीक नहीं है, जहां ट्रेन की जरूरत हो वो आए, उसका विरोध कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल ने। और जिस तरह की चीजें कोर्ट में संभव नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल वहां थे, नेता के रूप में नहीं, वकील के रूप में खड़े थे। वो कह रहे थे कि इनकी स्थिति बहुत खराब है, और देश का सॉलिसिटर जनरल वकील से पूछ रहा है आप बताइए आपने क्या किया है इनके लिए। वो तो कपिल सिब्बल के पास बहुत अच्छा जवाब था। कपिल सिब्बल ने दनाक से बोल दिया 4 करोड़ रुपए दिए। भाई मेरे जैसे आदमी के पास तो ऐसा पैसा नहीं है, मैं जाके कोर्ट में बोल नहीं सकता। ये जो भाषा बिल्कुल सड़क छाप नेता इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान होगा मेरे बारे में साहिब सिंह वर्मा जी के सपुत्री कहना चाहिए, परवेश जी ने जो कहा था कि योगेंद्र यादव बताएं, ये बुद्धिजीवी बताएं, ये खुद क्या करते हैं। उनको हमने करारा जवाब दे दिया, आपने देखा होगा। हमने उन्हें दिखा दिया कितने हजार लोगों का हम सपोर्ट करते हैं, क्या क्या किया है, अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या किया है। उनको बेचारों को बड़ी जरूरत थी, तो हमने फुटेज भी लगा दिया जहां मैं अपने हाथ से लोगों को खाना दे रहा हूं। लेकिन मान लीजिए ना दे रहा होता तो सवाल नहीं पूछ सकते। सुप्रीम कोर्ट में देश का सॉलिसिटर जनरल पूछता है कि आपने क्या किया, वकील से पूछता है कि तुमने क्या किया, नहीं तो चुप हो जाओ। और ये जनरल हैं जिन्होंने आज से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि एक व्यक्ति इस वक्त सड़क चल रहा है देश में। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए ना, इनसे बाद में पूछो तुम बताओ तुमने हलफनामा कैसे दिया था। झूठ सुप्रीम कोर्ट से शायद पूछा नहीं कोर्ट ने उनसे कि ऐसे क्यों बोला था। यानी कि सरकार की तमाम तिकड़म के बावजूद सरकार को जो करना चाहिए था वो तो ये मिलॉर्ड गलती हो गई, आप बताइए, हम मिलके करेंगे, आप सुझाव दीजिए, हाँ अच्छे सुझाव है, ठीक है हम इसको कर लेते हैं, हम इसको कर देंगे। सरकार की तमाम तिकड़म के बावजूद, तमाम तरीके से कोर्ट में दबाव डालने के बावजूद, तमाम वकीलों को धमकाने के बावजूद आज ये ऑर्डर आया है।
आप समझिए क्या स्थिति है हमारे देश की। और ये ऑर्डर आने का बैकग्राउंड क्या है, जरा कोर्ट की बात भी आपको बता दूं। कोर्ट ने कहा, परसों सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने कहा कि हमारी नजर में आई है अखबारों में कुछ खबर, जिसके आधार पे हम इसका स्वतः संज्ञान लेते हैं, सुओ मोटो हम इसका काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन क्या पता है कि इसकी रियलिटी ये है कि ये आने से पहले सुप्रीम कोर्ट कई बार इसको नकार चुका था। ये जो सुओ मोटो होता है वो तब केस नहीं है कि बार में पढ़ा, यार ये तो बहुत गलत बात है, चलो इसको सुओ मोटो ले लेते हैं। सुओ मोटो तब होता है जब वो व्यक्ति जो कि आपके सामने कोर्ट में पिटीशन लाने की स्थिति में नहीं है, वो चिट्ठी लिख देता है और जज कहता है कि हाँ भाई इसकी चिट्ठी को पिटीशन बना के हम करते हैं। ये वैसा केस नहीं था। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं 3 बार केस आ चुका था। पहली बार केस तब आया था जब 27-28 मार्च को सारे लोग, आपने देखी होंगी तस्वीरें, गाजियाबाद बॉर्डर पे टीवी स्टूडियो के नजदीक था, इसलिए टीवी वाले भी पहुंच गए, हजारों हजार लोग जा रहे हैं। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, सरकार ने कहा मामला बिल्कुल सेट है, पूरी व्यवस्था कर दी गई है, एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछा, ये नहीं। और अगली बार जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर दखलंदाजी हमारा काम नहीं। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दखलंदाजी हमारा काम है। उसके बाद एक और पिटीशन आई, 15 मई को कोर्ट के अंदर फिर हियरिंग हुई, आज से सिर्फ 12-15 दिन पहले की बात है। तब कोर्ट ने क्या कहा, जब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो आए थे, इससे पहले प्रशांत भूषण इस केस को ले जा चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। कोर्ट के जज साहब के शब्द हैं जो अखबारों में रिपोर्ट हुए, मैं तो वहां था नहीं, अखबारों में रिपोर्ट हुए, मैं मान के चलता हूं ठीक हूं। जज साहब ने पिटीशन करने वाले से पूछा, अगर मान लो मैं ऑर्डर दे दूं तो तुम जाके लागू करवाओगे इस ऑर्डर को। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही थी। ये कहा गया था कि अब बताइए लोग चल रहे हैं सड़क पे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में कहां है। ये सब बातें हुई। फिर उसके बाद इस देश में जितने लोग न्यायपालिका से जुड़े हैं, सब ने कहा ये तो शर्म की बात है। जस्टिस एपी शाह जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने एक लेख लिखा ये कहते हुए कि ये तो इस देश में न्याय व्यवस्था लगता है ठप हो गई है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरी गरिमा को, अपना जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के साथ अन्याय किया है। परसों जस्टिस मदन लोकुर जो कि अब रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा एक एक करके पूरा हवाला दिया, उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा है एक एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे क्या किया। उन्होंने कहा अगर मुझे कोई कहता कि सुप्रीम कोर्ट को नंबर दो तो मैं तो भाई फेल कर देता इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को। यहां तक स्थिति आई, 20 वकीलों ने, सबसे वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को कि ये तो हद हो गई है जज साहब, अब तो कुछ कीजिए, कैसे हो सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। मैं सब इसलिए नहीं, कोर्ट हाथ खड़ा कर देगा तो कौन रक्षा करेगा। आज हम उस हालात से गुजर रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इतनी दिक्कत के बाद, इतनी परेशानी के बाद, इतनी हिलो हुज्जत के बाद, इतना ड्रैग करने के बाद, 2 बार केस को डिसमिस करने के बाद, वो इसको पोस्टपोन करने के बाद फिर कहा चलिए आज सुनवाई कर। रेलवे ने पहुंचा दिया है, आप समझिए इतने ही लोग बसों वगैरह से पहुंच गए होंगे और 10-20 लाख अपने पांव पे चल के भी पहुंचे होंगे। तो अभी तक उस 8 करोड़ में से 80 लाख, हो सकता है 1 करोड़ तक लोग वापस पहुंचे, अभी भी बाकी। उस 8 करोड़ में से ऐसा नहीं कि पूरे 8 करोड़ वापस जाएंगे, कुछ को रोजगार भी मिलना शुरू हुआ है और उनको अगर रोकने में सरकार समर्थ होती है तो जरूर कीजिए, उनको मनाइए, उनको दिखाइए कि भाई आपके लिए रोजगार है, उनकी व्यवस्था कर दीजिए, वो नहीं जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन उस 8 करोड़ में से कम 2, 3, 4 करोड़ तो जाना चाहेंगे, 3-4 करोड़ आप पकड़ लीजिए।
अभी भी जितने लोग गए हैं उससे 2 गुना लोग कम से कम बाकी हैं जो जाना चाहते हैं। तो ऑर्डर बहुत देर से आया है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ऑर्डर है। सम्मान करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए जज साहिबान का कि अब तो इस देश की न्याय व्यवस्था कम से कम बोली। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। आप ये मत सोच लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आ गया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको मैं याद दिला दूं, जब मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पिटीशन आई थी जो मैंने कहा आई थी, तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। क्या याद है क्या ऑर्डर था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लोग जो जिन्हें रिलीफ कैंप में भेजा गया है ये बहुत मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होंगे, बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा होगा, इसलिए सरकार हर कैंप के अंदर काउंसलर को भेजे, उनको साइकोलॉजिकली मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को भेजे, काउंसलर्स को भेजे ताकि उनकी मदद करें। एक भी जगह नहीं भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कहीं पालना नहीं हुई, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी पलट के नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ। शायद क्या नहीं पूछा, पूछना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दे के झूठ बोला सरकार ने 31 मार्च को। एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दे के झूठ बोलना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हलफनामा एमएचए की तरफ से दायर किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। कोर्ट चाहता तो एमएचए के सेक्रेटरी को जेल भेज सकता था इस अपराध में, नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ये मत मान लीजिए कि कोर्ट ने आदेश दे दिया और कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। अब मीडिया की जिम्मेवारी है, अब आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। कल सुबह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जहां जहां अवमानना होती है उसको हाईलाइट कीजिए, देश के सामने लेके आइए, दिखाइए कि क्या सच्चाई है। अगर पालना हो जाती है तो ताली बजा दीजिए, नहीं होती है तो उसको सामने लेके आइए, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 2 महीने से हमने दुनिया भर में कोरोना वायरस की तस्वीर देखी है, दुनिया भर में ट्रेजेडीज हुई हैं, दुनिया भर में मौत हुई है। लेकिन आप मुझको बताइए, आपने कहीं दुनिया के किसी देश से फोटो देखा है कि लोग सर के ऊपर सामान उठा के पैदल चल रहे हैं? अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं करता मैं, आपने अफ्रीका से ये तस्वीर देखा है, नेपाल से तस्वीर देखा है, सब सहारन अफ्रीका देश, दुनिया के हमसे ज्यादा गरीब देश जो हैं वहां भी ये नहीं हो रहा। इस तरह की भयंकर ट्रेजेडी सिर्फ इंडिया में होती है, और उसके लिए हमें लोगों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। आमतौर पे मैं बातें नहीं कहता, आमतौर पे लोगों का नाम नहीं लेता, लेकिन आज एक बात हमें कहनी चाहिए, इस देश के रेल मंत्री को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। वो रेल मंत्री जो ट्रेन चालू नहीं करवा सका, ट्रेन चालू हुई उसके 2 दिन बाद जहां जिसने ऑर्डर निकलवाए कि नहीं ये श्रमिक ट्रेन श्रमिकों के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ जो टूरिस्ट और दूसरे लोग फंस गए हैं उनके लिए है। वो रेल मंत्री जिसने लोग श्रमिकों से पैसे की वसूली करवाई, वो रेल मंत्री जो इसका इंतजाम ना कर सका कि हर जगह टाउट और दलाल वो 600-800 की टिकट 2000-2500 में बेच रहे हैं, वो रेल मंत्री जो कि ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह चल सके, ठीक जगह से पहुंच जाए, समय से 2-4 घंटा लेट सही पहुंच जाए, उसका इंतजाम ना कर सका। 2 दिन के सफर की गाड़ी 9 दिन में पहुंच रही है, गाड़ी जानी थी बिहार, पहुंच रही है बेंगलोर। वो रेल मंत्री जिसके रहते हुए 9 लोग ट्रेन में मर जाते हैं पानी की वजह से, पानी न मिलने की वजह से, भूख की वजह से, उस रेल मंत्री को इस देश का रेल मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं। इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा मांगना चाहिए। डिसमिस कीजिए या इस्तीफा लीजिए। वैसे मैं कहता हूं ना, आज इस्तीफा मत दें, पहले जो सारा रायता फैलाया उसको समेटिए और उसके बाद इस्तीफा दीजिए। सहमत हैं आप? तो एक बड़ा आदेश आया है, इस आदेश का स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस देश का न्याय का सर्वोच्च मंदिर है। मंदिर के पुजारी से लाख शिकायत हो, मंदिर से शिकायत नहीं हो सकती है।
वहाँ जाएंगे। उम्मीद है कि ये जजमेंट से रिलीफ मिलेगा। अब एक ही उम्मीद है कि ये जजमेंट लागू हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि अब भी आपको भरोसा नहीं है क्योंकि पिछली बार लागू नहीं हुआ था, तो लागू हो जाए। बस अब हम ये इसकी कामना करें। एक बड़ी चीज हो गई है। मैं आपको याद दिला दूं, ये 7 पॉइंट एजेंडा जो हमने देश के सामने रखा था, उसका पॉइंट नंबर 1 यही था। सलाम है सुप्रीम कोर्ट को कि चलिए, सरकार ने उस पॉइंट नंबर 1 को लागू नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करवा दिया। अब दूसरे पॉइंट की बारी है। दूसरा पॉइंट क्या था? फ्री ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल पूछे एक दूसरे मामले के अंदर, इसमें नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने सवाल पूछे। बड़ा सिंपल सवाल पूछा है कि हमें लिस्ट दीजिए देश में कौन कौन से वो अस्पताल हैं जिन्होंने सरकार से जमीन फ्री ली है, सस्ते में ली है, ये कहते हुए कि हम तो समाज का काम कर रहे हैं। उन अस्पतालों से क्या सरकार कहेगी कि अब जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं इनका इलाज कीजिए? कहना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत की है। उम्मीद करता हूं जैसे पॉइंट नंबर 1 लागू हो गया है, कम से कम कागज पे लागू हो गया है, उसी तरह से पॉइंट नंबर 2 भी लागू होगा, फ्री इलाज। और फ्री इलाज के बारे में सिंपल बात कह दूं, टेस्ट से लेके आगे वेंटिलेटर तक पहुंचते नहीं है। जिसका टेस्ट हो, पॉजिटिव पाया जाए, उसमें से 1-2% ही वेंटिलेटर पे पहुंचेंगे। ऐसी कोई खतरनाक बीमारी ये नहीं है, लेकिन वहां तक पूरा इलाज हो, फ्री इलाज हो, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार अपने हॉस्पिटल में करवा सके, बहुत बढ़िया। प्राइवेट अस्पताल के बेड सरकार को लेने पड़े, बिल्कुल लेने चाहिए। और जरूरत हो तो इन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जो बड़ी बड़ी होटल चला रखे हैं, हॉस्पिटल तो नाम के, बड़े बड़े इतने पैसा बनाने के धंधे चला रखे हैं, कम से कम ऐसे में सरकार कह सकती है कि ना भाई, अब आपको कम से कम देश के लिए करना पड़ेगा। एक सिंपल तरीका, मैं नहीं कहता कि उस पर जबरदस्ती आप फ्री कर दो। और ये जो 5 स्टार होटल चल रहे हैं उनको आप कह दीजिए भैया 5 स्टार जिसने सेवा करवानी है वो अपना करवाइए, हजारों रुपए लाखों रुपए दीजिए। लेकिन इस देश के हर हॉस्पिटल को कहना चाहिए, खासतौर पे मुंबई और दिल्ली में जहां संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, जहां सरकारी फैसिलिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड्स को सरकार ले, अपने मरीजों को वहां भेजे और जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से इन अस्पतालों को कुछ मिनिमम पेमेंट, कॉम्पेंसेशन, रिएम्बर्समेंट करना है, कर दे। मैं नहीं कहता सर आप अस्पतालों के पे डकैती कीजिए, लेकिन उनको एक मिनिमल सरकारी रेट पे किया जाए। अगर महीना 2 महीना कम कमाई हो जाएगी कोई बात नहीं, अगर महीना 2 महीना घाटा भी हो गया कोई बात नहीं। अभी आधा घंटा पहले मैं एक चैनल पे था, वहां बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के बड़े से डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और कह रहे थे हमारी आर्थिक स्थिति ये है, हमारी इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, ऐसे में इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बात मत कीजिए। ये देश का मामला है, देश के लिए, और डॉक्टर तो भगवान मानते हैं लोग। ऐसी स्थिति के अंदर देश की तमाम मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में हो, ये पॉइंट नंबर 2 है। लेकिन आज हम एक कम से कम एक राहत महसूस कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 कागज पर एटलीस्ट हो गया है, अब जमीन पर भी हो जाए। हम इसकी निगरानी रखेंगे, इसकी खबर मैं आप तक लेके आऊंगा। सारे मीडिया भी अब कम से कम सतर्क है इस मामले पे, और उन मीडिया के तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहिए। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।